यह एक सच्ची कहानी पर आधारित मूवी है। बात है सन 2005 की। चाइना के एक शहर में दो कार्स आपस में टकरा जाती हैं। इनका ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आगे की कार वाला आदमी अपने कार में लगे डेंट की फ़ोटो खींचने लगता है, क्योंकि उसे अपने कार का इंश्योरेंस जो करवाना था। अब पीछे से जिस आदमी ने उसे हिट किया था, वो भी अपने कार से निकल आया। वो उससे अजीबोगरीब सवाल कर रहा था, लेकिन पहले कार वाला आदमी उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तभी पीछे वाला आदमी अपनी कार से एक चाकू निकालते हुए पूरी तरह उस पर वार करके उसे मार डालता है। फिर उस किलर ने उसी को उसकी गाड़ी में डालकर वहाँ से भाग गया। अगली सुबह इसी जगह ताइसुक आया, जो कि इन्वेस्टिगेटर होता है। उसने यहाँ का सारा जायजा लिया और उस गाड़ी में पड़े डेंट की तस्वीर लेकर यहाँ से चला गया। उसका मानना था ये उसके लिए एक अच्छा सुराग हो सकता है। इसके बाद हम मिलते हैं डोंगसू नामक एक गैंगस्टर से। कोरिया का बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है और इसका बहुत बड़ा गैम्बलिंग बिजनेस होता है कोरिया के अंदर। इस समय वह अपने दूसरे गैंग के लीडर से मिलने के लिए आया था, जो बिला वजह उसके बिजनेस में टांग अड़ा रहा होता है। गैंगस्टर यहाँ उससे डील करने आया था। इनकी बहस के दौरान इनके असिस्टेंट भी आपस में इन्हीं के लिए बहस करने लग जाते हैं। इस चीज़ से डोंगसू को गुस्सा आ जाता है और वो खड़े होकर सबसे पहले अपने असिस्टेंट को मारता है और फिर दूसरे गैंगस्टर के असिस्टेंट को मारते हुए उसके मुंह से उसके दांत निकाल देता है। और वो कहता है कि जब दो बड़े बात कर रहे थे तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। हाथ में पकड़े हुए इन्हीं दांतों को वो नीचे पड़े हुए वोडका गिलास में डाल देता है और यही गिलास दूसरे गैंगस्टर के सामने कर देता है। वो जो दूसरा गैंगस्टर अब डोंगसू से बहुत ज़्यादा डर चुका था, वो यही दांतों वाली वोडका को पीकर डील डन कर देता है। सीन कट होकर पुलिस स्टेशन में हम ताइसुक को देखते हैं, जो अपने सीनियर्स के साथ है। वो अपने सीनियर्स को बताता है कि इस शहर में हुए पिछले कई मर्डर्स का पैटर्न सेम है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कल एक मर्डर हुआ। मुझे लगता है ये एक सीरियल किलिंग का केस है। उसकी बात सुनते ही उसके सीनियर उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं ज़्यादा हॉलीवुड मूवी देखने लगे हो, तुम्हारे पास एक केस है, उसी की इन्वेस्टिगेशन करो, ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी तरफ डोंगसू अपने घर के लिए निकल चुका था। अब रास्ते में ही पीछे से कोई उसकी कार पर हिट कर देता है। वो कोई नहीं बल्कि वही सीरियल किलर होता है। डोंगसू ने कार से उतर कर देखा, डेंट नॉर्मल था। उसके इशारे से किलर को वापस जाने को बोला और खुद गाड़ी की तरफ बढ़ गया, लेकिन वह किलर गाड़ी में बैठने थोड़े ही आया था। उसने एकदम से डोंगसू पर हमला कर दिया। आज किलर की किस्मत बुरी थी, उसने यह नहीं पता था कि हमला किस पर कर रहा है। डोंगसू ने पीछे बढ़ते हुए उल्टा किलर को पकड़ लिया। उसने इस किलर को बहुत पंच मारे, जबकि किलर ने अपने डिफेंस में यहाँ चाकू चलाना नहीं छोड़ा। इसके रिजल्ट में डोंगसू ने उसी के हाथ से उसी का चाकू छीनकर उस पर हमला कर दिया। अब ये बात किलर जान चुका था कि डोंगसू को मारना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए डोंगसू से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी कार में बैठकर डोंगसू को हिट करते हुए वहाँ से भाग जाता है। डोंगसू हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है, जबकि हम देखते हैं कि वो किलर कहीं दूर वीराने में जाकर अपने जख्मों से खून रोकने के लिए अपने जख्मों के ऊपर स्टेपल कर रहा होता है। दूसरी तरफ डोंगसू के असिस्टेंट ने दूसरे गैंगस्टर के गैंग के ऊपर हमला करवा दिया, ये सोचते हुए कि जरूर डोंगसू के ऊपर हमला उसी ने किया होगा। लेकिन डोंगसू अगले दिन होश में आकर अपने असिस्टेंट को बताता है कि यह हमला करने वाला दूसरे गैंग का बंदा नहीं था। हमला जिसने किया था वो अभी इस वक्त पुलिस से बचने के लिए अपनी कार वहीं छोड़कर अपना हुलिया बदलने के लिए वो एक दूसरे आदमी को मारकर उसके कपड़े पहन के भाग जाता है। यहाँ डोंगसू भी किलर का पता चलवाने के लिए किलर की कार की डिटेल्स अपने असिस्टेंट को देता है। उसे हर हाल में किलर अपने पास चाहिए था, क्योंकि उसके इस हमले से डोंगसू की रेपुटेशन बुरी तरह गिर गई थी। एक पल उससे मिलने के लिए ताइसुक भी आया, जो कि ये चाहता था कि डोंगसू उस पर हुए हमले की रिपोर्ट लिखवाए, लेकिन डोंगसू को पुलिस के ऊपर बिल्कुल भी एतबार नहीं था। ताइसुक भी जब डोंगसू के घर से बाहर जा रहा था, तब उसने डोंगसू की कार देखी। उसकी कार के पीछे भी बिल्कुल वैसा ही डेंट था जैसा सभी मर्डर्स के कार के पीछे था। उसके जाने के बाद डोंगसू ने भी अपने बंदों को किलर का स्केच देते हुए उसे ढूंढने के काम पर लगा दिया, और उसी दौरान किलर दिखा चुका था अपना एक और वार। वो एक और बंदे का मर्डर करते हुए उसका ट्रक लूट चुका था।
लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं थी कि इस ट्रक में एक और आदमी भी है जिसे मारते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। लेकिन इस मर्डर को करते वक्त उससे हो जाती है गलती। उसका चाकू वहीं रोड पर छूट जाता है। इस किलर को हर हाल में ताइसुक पकड़ना चाहता था और पकड़ना उसे डोंगसू भी चाहता था। ताइसुक ने डोंगसू से एक फेवर मांगी कि डोंगसू अपने ऊपर हुए हमले की रिपोर्ट पुलिस पर करवा दे, और जब डोंगसू ये नहीं करता तो कुछ ही देर बाद ताइसुक उसे उस चीज़ का बदला लेने के लिए उसके सभी गैम्बलिंग स्टेशन के ऊपर रेड करवा देता है। और उसकी इस हरकत को देखते हुए डोंगसू अब उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाता है। यहाँ ताइसुक डोंगसू को बताता है कि मैं उस किलर को पकड़ना चाहता हूँ। वो किलर कोई आम नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। और ये तो डोंगसू को भी पता लग रहा था, क्योंकि आज से पहले कोई भी इतना बहादुर नहीं था कि डोंगसू के ऊपर हमला कर सके। इसी हमले की वजह से क्राइम ब्रांड में उसकी रेपुटेशन गिरती जा रही थी और इसी चीज़ का फ़ायदा दूसरे गैंगस्टर उठा रहे थे। और ये सब कुछ ठीक हो सकता था किलर को पकड़ने के लिए। डोंगसू के बंदे दिन रात किलर को ढूंढने में लगे थे और फाइनली फिर उन्हें किलर की कार और उसका गिरा हुआ चाकू मिल गया। इसे हासिल करने के बाद एक तीसरी मर्तबा डोंगसू ताइसुक को अपने घर बुलाता है। इन चीज़ों के जरिए किलर तक पहुंचता। डोंगसू के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ताइसुक के लिए नहीं, क्योंकि उनके पास एक अच्छी फॉरेंसिक लैब थी। वो ताइसुक से कहता है, देखो, ये एक गैंगस्टर के लिए उसकी रेपुटेशन से बड़ी होती है और इस हमले की वजह से मेरी रेपुटेशन काफ़ी गिर चुकी है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द किलर पकड़ा जाए और उसमें तुम मेरा साथ दोगे। इसके बाद किलर जिसको भी पहले मिल गया वो उसका हुआ। ताइसुक यहाँ सोच रहा था कि वो किलर को पकड़कर कोर्ट लेकर जाएगा और ऐसा करने में उसके रेपुटेशन भी बढ़ेगी और प्रमोशन भी मिल जाएगा, जबकि डोंगसू सोच रहा था कि उस किलर को पकड़कर कुत्ते की मौत मारेगा। इनकी डील डन होने के बाद डोंगसू ने ताइसुक को बताया कि उन दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। अगर ताइसुक ने कभी उसे धोखा देना चाहा तो ये रिकॉर्डिंग उसके खिलाफ काम आएगी। खैर, अब डोंगसू ने किलर का स्केच और उसकी सभी चीज़ें ताइसुक के हवाले करके उसे काम पर लगा दिया। ये सब चीज़ें ताइसुक के लिए भी बहुत मायने रखती थीं। अब ताइसुक को उसकी टीम ने भी गाड़ी के फॉरेंसिक टेस्ट शुरू करा दिए। जबकि डोंगसू ने इन सारी सिचुएशन को फ़ायदा उठाना चाहा। उसने अपने असिस्टेंट से एक दूसरे गैंगस्टर को मारने को कहा, क्योंकि वो डोंगसू की गिरी रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा था। उनके हुक्म के मुताबिक उसके असिस्टेंट ने दूसरे गैंगस्टर को सोते समय रात में ही मार डाला, और वो भी किलर के चाकू से, ताकि उस गैंगस्टर के मरने का इल्ज़ाम भी उस किलर के ऊपर लग जाए और किसी को डोंगसू के ऊपर शक भी ना हो। और ये पुलिस स्टेशन के अंदर कार के फॉरेंसिक की भी रिपोर्ट आ जाती है। कार के ऊपर मिला हुआ डीएनए पिछले सभी मर्डर्स केस के मैच हो रहा था, और साथ ही साथ गैंगस्टर को मारने वाला चाकू से भी। ऐसे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि सारी बल्कि वो सारी केसेस एक सीरियल किलिंग है। इसलिए अब इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया। अब ताइसुक जिस गैंगस्टर को मर्डर की रिपोर्ट मिली थी वो उस मर्डर को देखने जाता है और उसे पता चलता है कि ये काम डोंगसू का है, क्योंकि ये सीरियल किलर रोड पर चलते हुए अनजान लोगों को मारा करता है। इसी चीज़ के गुस्से में वो डोंगसू के पास गया। इससे पहले वो डोंगसू कुछ कहता, उससे पहले डोंगसू ने ही पलट उसको गिरा दिया और फिर ताइसुक के सामने कन्फेस भी कर लिया कि मैंने ही उस गैंगस्टर को मरवाया है, लेकिन तुम इस बात को साबित नहीं कर पाओगे। ताइसुक भी ये बात मानता था, इसलिए गुस्से से तिलमिला के वहाँ से चला गया। जबकि शहर में अब तक मर्डर की न्यूज़ वायरल हो चुकी थी। सीरियल किलर भी ये न्यूज़ देख रहा था और अब उसे गुस्सा आने लगा, क्योंकि अब उसके पकड़े हुए जाने के चांस और भी ज़्यादा हो गए थे। और दूसरा ये भी कि एक मर्डर उसके साइड पर डाल दिया गया जो कि उसने किया ही नहीं था। इसलिए वो गैंगस्टर के फ्यूनरल पर गया और गैंगस्टर के असिस्टेंट को एक लेटर देकर आया, जिसमें लिखा था कि गैंगस्टर का मर्डर बेशक मेरे चाकू से हुआ है, लेकिन मैंने नहीं किया। उसने यहीं पर बैठे डोंगसू की तरफ इशारा कर दिया और इसके बाद वह यहाँ से चला गया, और उसने यहाँ से जाते ही पहले की तरह एक और मर्डर कर डाला, जिसका इन्वेस्टिगेशन भी ताइसुक कर रहा था। डोंगसू के साथ मिलकर ये लोग गाड़ी से फिंगरप्रिंट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि इतनी ही देर में डोंगसू के इसी पार्किंग लॉन्ज में दूसरे गैंगस्टर के लोग अपने बॉस का बदला लेने के लिए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा थे, फिर भी ये दोनों घबराए नहीं और दोनों अकेले ही इन सभी को बड़ी हिम्मत से मार गिराते हैं।
खैर, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो फिंगरप्रिंट ताइसुक को मिला था, उस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ चुकी है। ये फिंगरप्रिंट जिस शख्स के थे, उसकी मिसिंग रिपोर्ट कई साल पहले ही दर्ज थी। फिर भी ताइसुक इन्वेस्टिगेशन करना चाहता होता है, इसलिए वो आईडी उठाकर दिए हुए एड्रेस पर जाता है। उसके घर में अजीबोगरीब किस्म की ग्रीन कलर के टैंक थे और बहुत सारी किताबें थीं जो डेविल से रिलेटेड थीं। हो सकता है कि वो ये सारे मर्डर शैतान यानी डेविल को खुश करने के लिए किसी सेक्रीफाइस के तौर पर कर रहा हो। उसे यहाँ पर एक पुलिस पिक्चर भी मिली जो डोंग सू को बनाए हुए किलर के स्केच से हूबहू मैच कर रही होती हैं। ये बहुत बड़ा क्लू था। ताइसुक फौरन ऑफिस जाता है और इस आदमी के बारे में बाकी सभी इंफॉर्मेशन निकालता है। इसके बाद ताइसुक ने डोंग सू को कॉल मिलाई, जो कि इस टाइम एक मीटिंग में था। वहाँ एक आदमी जब उसकी बेइज्जती करता है तब डोंग सू उसे इतने थप्पड़ मारता है कि वो आदमी वहीं मर जाता है। इसके बाद उसने ताइसुक की कॉल पिक की और ताइसुक कहता है, मैंने तुम्हें एक आदमी की वॉइस नोट भेजा है, तुम पहचान करके बताओ क्या ये वही किलर है। उसकी आवाज़ सुनकर डोंग सू ने 100% कन्फर्म कर दिया कि ये वही किलर है। इसके बाद उसके बारे में और जानकारी निकाली गई और इन्हें मालूम हुआ किलर का नाम कोंग योंग है। वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद मालूम हुआ कि सीरियल किलर के जो पिता थे वे एक साइको इंसान थे। वे उसे बहुत मारा करते थे। इन्हीं साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से वह किलर बाकी सबका मर्डर कर रहा था। डोंग सू ने ताइसुक को मिली पिक्चर की कॉपी पूरी गैंग को दे दी और सब भूखे भेड़िया की तरह किलर को ढूंढने लग गए। उन्हें इस शहर का एक कोना कोना छाप मारा, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। डोंग सू अब जानता था कि जितनी जल्दी हो सके वो किलर अपने हाथों में हो, इसलिए वह ताइसुक से मीटिंग करना चाहता था, जिसके सिलसिले में वह रोड पर ताइसुक का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी बस स्टेशन पे उसे एक बच्ची नज़र आई। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वह बच्ची बारिश में भीग रही होती है, जहाँ डोंग सू ने उस बच्ची को अपना अम्ब्रेला दे दिया। इतनी देर में यहाँ ताइसुक भी आ गया और उसने इस लड़की से कहा, अनजान लोगों से सामान नहीं लेना चाहिए, वो गैंगस्टर भी हो सकते हैं। जिसके जवाब में बच्ची ने कहा, मुझे तो आप ही गैंगस्टर लग रहे हो। और ये सुनकर डोंग सू की जोर की हंसी आ गई और यहाँ बस भी आ गई होती है और बच्ची बस में बैठ के चली जाती है और डोंग सू का शुक्रिया अदा करती है। और यहाँ एक चीज़ हमने नोटिस की कि इसी बस में वह सीरियल किलर भी बैठा हुआ। रात में डोंग सू के सभी गैंगस्टर और पुलिस के सभी डिटेक्टिव मिलकर खाना खा रहे थे और इसी चीज़ पर डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे किलर को ढूंढा जाए। तभी टीवी पर उन्हें एक न्यूज़ दिखाई देती है, उसी सीरियल किलर ने एक और मर्डर कर दिया। इसी मर्डर साइट पर डोंग सू अपना अम्ब्रेला देखता है और वह पहचान जाता है किलर ने उसी बच्ची का मर्डर किया था जिससे वह सुबह मिला था। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। इस रिपोर्ट के सभी डिटेक्टिव ये जान के कि अगर कुछ ही देर पहले ये किलर ने मर्डर किया तो ज़रूर यहीं कहीं होगा, इसलिए ये सभी उसे ढूंढने के लिए निकल गए। शहर का कोना कोना छान मारा, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल, हर जगह उसे ढूंढा। आखिरकार उन्हें एक ऐसा होटल मिल ही गया जिसके ऑनर ने उन्हें ये कन्फर्म कर दिया कि किलर यहीं छुपा है। फिलहाल वह होटल पर नहीं था, सब लोग मिलकर उसका इंतज़ार करने लगे। किलर देर रात वहाँ आया। वे बस उसके कार से उतरने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आते ही इस सन्नाटे को किलर ने भांप लिया। वह जान गया कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और यहाँ से निकल गया। लेकिन डोंग सू और ताइसू की पूरी टीम उसके पीछे लग चुकी थी। बहुत दूर तक उन लोगों ने उसका पीछा किया और आखिरकार 3 अलग-अलग रास्ते पर आकर उन्हें किलर की गाड़ी पर हमला कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए किलर गाड़ी से निकलकर भागा। ये लोग भी उसके पीछे भागे। किलर उनके हाथ नहीं लग रहा था। तभी डोंग सू ने ताइसू को अलग-अलग डायरेक्शन में भागने का इशारा किया और उनके अलग-अलग होने के किलर ने फ़ायदा उठाया। उसने डोंग सू के असिस्टेंट को बुरी तरह मार डाला। मरते-मरते भी डोंग सू के असिस्टेंट ने डोंग सू की वफ़ादारी निभाई। उसने आखिरी सांस में ये बात बता दी कि किलर कहाँ भागा है। उसके बताई डायरेक्शन पर चलते हुए डोंग सू एक बार तक पहुंच जाता है, जहां उसने देखा कि 2 लड़कियां बुरी तरह रो रही होती हैं। वो समझ गया अंदर किलर भी होगा। किलर भी अंदर डोंग सू का इंतज़ार कर रहा था। उसका प्लान था आते ही डोंग सू के ऊपर हमला करके उसे मार डालना। लेकिन डोंग सू उससे कई ज़्यादा गुना चालाक था। उसने लड़कियों से खामोशी से किलर की डायरेक्शन पूछी। उसने वॉशरूम की तरफ इशारा किया। इससे पहले कि किलर वॉशरूम से निकलकर हमला कर डोंग सू से वॉशरूम के गेट को
को ही तोड़कर किलर के ऊपर चढ़ गया और मार मार के किलर का भर्ता निकाल दिया। इसके बाद उसने किलर को पाँव से पकड़ा और घसीटते हुए यहाँ से ले गया। ताइसू उसे आवाज़ देता रह गया, लेकिन डोंगसू ने उसकी हर आवाज़ और हर कॉल को इग्नोर कर दिया। डोंगसू उस टेबल को अपने वियर हाउस में ले गया। उसने वहाँ जाकर उस किलर को और मारा, लेकिन अजीब बात यह थी कि किलर सिर्फ पागलों की तरह हंस रहा था। इससे पहले कि वह किलर को मार मार कर उसकी जान ले लेता, तभी कोई वियर हाउस का शीशा तोड़कर गाड़ी से डोंगसू के ऊपर चढ़ जाता है। ये ताइसू निकलता है, जो किलर को यहाँ से ले जाने आया था। उसके इस हमले से डोंगसू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद हम किलर को यहाँ से ले गए ताइसू को देखते हैं। मीडिया में भी ये न्यूज़ फैल चुकी थी कि फाइनली पुलिस ने किलर को पकड़ लिया। इसके बाद ताइसू ने डोंगसू को बहुत से गैम्बलिंग स्टेशन के ऊपर रेड भी मरवा दी और उसका बिजनेस तकरीबन ठप कर दिया। लेकिन इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ताइसू को, क्योंकि उसकी प्रमोशन जुड़ी थी ये साबित करने की कि जिस आदमी को पकड़ कर लाया है वो सच में सीरियल किलर है कि नहीं। और उसके साथ बहुत इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि सामने वाला किलर बिल्कुल राक्षस था। ताइसू के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, यहाँ तक कि उसके केमिकल के जरिए अपने फिंगरप्रिंट तक मिटा दिए। असल में उसने ये सारी खून बहुत ही प्लान के साथ की थी। यही सब उसने कोर्ट में जाकर बोल दिया कि मैं एक मासूम लड़का हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सिर्फ इसलिए कि मेरी शक्ल किलर से मिलती है तो मैं किलर नहीं बन जाता। जज भी यहाँ उसे कोई सज़ा देने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन सभी विक्टिम की फैमिली बहुत दुखी थी, वह इंसाफ मांग रहे थे। तभी प्रोसिक्यूटर जज से परमिशन मांगता है एक आखिरी गवाह को बुलाने के लिए, और वह गवाह होता है नन अदर देन डोंगसू। एक वाहिद गवाह, एक वाहिद विक्टिम जो इस किलर के वार से होकर गुजरा था। लेकिन डोंगसू को यहाँ लाने वाला कोई और नहीं, ताइसू ही होता है। उसने ईमानदारी से अपना बयान दर्ज कराया कि उस दिन मुझे मारने वाला यही आदमी था। डोंगसू की बात काटते हुए किलर का वकील कहता है, हम एक गैंगस्टर की बात पर यकीन नहीं कर सकते। वहाँ जवाब में डोंगसू कहता है, अगर तुम्हारी फैमिली को कोई इसके हाथ मारा होता तो तुम शायद ऐसा नहीं कहते। उसकी बात सुनकर किलर हंसने लग जाता है। यहाँ डोंगसू को गुस्सा आ जाता है और वह खड़े होकर अपनी शर्ट उतार देता है। वो अदालत में पूरे हमले की स्टोरी बताता है और बॉडी में दिखाता है कहाँ कहाँ किलर ने उसके ऊपर हमले किए। इसके बाद वो स्केच दिखाता है जो हमले के फ़ौरन बाद डोंगसू ने बनवाया था, जिसमें लिखा था कि मर्डर मेरे ही चाकू से हुआ है। इस टाइम डोंगसू ने इस लेटर का दूसरा हिस्सा फाड़ दिया था, जिसमें ये लिखा था कि मर्डर मैंने नहीं किया। अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए डोंगसू जज से कहता है कि आप चाहें तो इस किलर की शर्ट उतरवा कर उसके शोल्डर पर कट का निशान देख सकते हैं, क्योंकि उस रात मैंने भी उस हमले से किलर पर वार किया था। पुलिस जब चेक करती है तो निशान बिल्कुल वही था, और ऐसे डोंगसू के बयान से किलर को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। यहाँ अदालत डोंगसू को भी, जो कि गैंगस्टर था, उसको भी गलत काम की वजह से सज़ा सुना देते हैं, लेकिन डोंगसू की गवाही की वजह से उसकी सज़ा बहुत कम कर दी जाती है। अब ताइसू को भी प्रमोशन मिल चुकी थी। अब डोंगसू जेल में जाता है, जहाँ बहुत से लोग उसे झुककर सलाम करते हैं, और वहीं किलर भी दूर बैठकर ये सब देख रहा होता है। अब डोंगसू यहाँ बहुत खुश था, क्योंकि वो जैसा चाहता था वैसे ही हो रहा था, दोनों का एक ही जेल में होना। वो हंसते हुए एक रस्सी लेकर वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर वह किलर नहा रहा था। डोंगसू को देखकर उसकी सांसें रुक जाती। डोंगसू मुस्कुराते हुए कहा, चलो वो खेल खत्म करते हैं जो हमने शुरू किया था। यानी साफ जाहिर था कि यहाँ डोंगसू उसे मार डालेगा, लेकिन उससे पहले ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही बनेगा। तो कैसी लगी आपको मूवी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी मूवी अब आती ही रहेंगी।